इस तस्वीर को गौर से देखिए। इनका नाम है ज्योति मल्होत्रा। ये हरियाणा के रहने वाली हैं और ये एक ब्लॉगर थी, ट्रैवल ब्लॉगर। अब पता चल रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी। इनके पाकिस्तान के एक कमीशन के अधिकारी से दोस्ती थी और ये 3 बार पाकिस्तान जा चुकी थी। चौथी बार पाकिस्तान का वीज़ा बना रही थी, इसलिए एजेंसियों को शक हुआ और उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। आप कल्पना कीजिए, 6 लोग अब तक पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। भारत सरकार अपने ही देशों के नागरिकों से लड़ रही है, लेकिन ऐसे लोगों को पकड़ नहीं पा रही है। ऐसे लोग तब पकड़े जाते हैं जब बहुत लेट हो चुका होता है। सोचिए, उमर खालिद जेल में है, खालिद सैफी जेल में है। तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जब सरकार से सवाल पूछते हैं तो उन पर FIR दर्ज कर दिया जाता है। आजकल ठीक उल्टा चल रहा है। अपने ही देश के राष्ट्रवादी नागरिक जो सत्ता से सवाल पूछते हैं, जो देश का भला चाहते हैं, इस देश के लोगों का भला चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सरकार को सचेत करें, उनसे सरकार को प्रॉब्लम है। उन पर FIR होता है, गिरफ्तारी होती है और ऐसे लोगों को इनवाइट किया जाता है। सिकंदराबाद में ये इन्फ्लुएंसर वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन में दिख रहे हैं, जबकि आपको पता है कि इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से सरकार ने अपनी साख बनाने के लिए भी किया था। तो ये सबसे चिंताजनक खबर है, सबसे डराने वाली खबर है और जो भी ऐसे देश के दुश्मन हैं उन पर कड़ी निगाह रखी जानी चाहिए। कहा जा रहा है कि ये मैडम एक मामूली सा यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर थी जो ट्रैवल करती थी और वीडियो बनाती थी, लेकिन ये क्लास 1 एयर फ्लाइट में सफ़र करती थी। ये 5 स्टार होटल्स में रहती थी। सोचिए, हम लोग के पास 10 मिलियन फॉलोअर है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर है। वीडियो का आप बैकग्राउंड देख लीजिए, कभी गाड़ी में, कभी घर पर, कभी कहीं बैठ के हम लोग काम करते रहते हैं। पूरा का पूरा चुनाव कवर हो जाता है। बहुजन समाज के लोग रहने के लिए खाना दे देते हैं, खाने के लिए खाना देते हैं, क्योंकि हम लोग किसी पार्टी से पैसा नहीं लेते हैं, किसी नेता से हमारे अच्छे संपर्क नहीं है और विचारधारा की वजह से तो और लोग नफरत करते हैं, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। पत्रकार हैं तो ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं, सामाजिक न्याय की बात इसलिए करते हैं क्योंकि देश का विकास सामाजिक न्याय से होगा, संविधान से होगा। तो मैडम के रसूख बहुत थे, लेकिन सवाल कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अब उन लोगों का क्या जो कह रहे थे कि कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तानियों की बहन है। अब तो ये साफ हो गया कि कर्नल सोफिया कुरैशी भारत की बहन है और ये ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानियों की बहन है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इसके घर पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं। मैं कह रहा हूं, इनके घर पर बिल्कुल बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। इनके माता पिता की क्या गलती है? यही बात हम लोग हर मामले में कहते हैं। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इनके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए, इनकी सजा मिलनी चाहिए। अगर अभी भी ये आरोपी हैं, मैं कह रहा हूं अभी भी ये आरोपी हैं, इस पर ट्रायल हो, भारत में नियम कानून है, ट्रायल हो और उसके बाद इनको सजा मिले। दूसरी बड़ी खबर है ग्वालियर से। सोचिए, ग्वालियर में दर्जन भर ब्राह्मण समाज के वकील हैं जो बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाने दे रहे हैं, जबकि मूर्ति लगाने का सर्वसम्मति से फैसला हाईकोर्ट का है, ग्वालियर हाईकोर्ट का है, लेकिन मूर्ति नहीं लगने देंगे। मैं एक ब्राह्मण समाज के वकील का बाइट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर मूर्ति लगानी है तो भगवान राम की लगाने दीजिए, बाबा साहब की क्यों। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि सर, भगवान राम की मूर्ति आपने अयोध्या में लगाई, आप अपने घर पर भी लगाइए, जितना ज्यादा हो सके मंदिर बना के लगाइए मूर्ति। वो आस्था के प्रश्न है, वो आस्था के प्रतीक हैं। आपकी आस्था है तो उनका सम्मान है, आप उनकी मूर्ति घर में लगाइए, हर जगह जमीन खरीद के लगाइए, चंदा करके लगाइए। लेकिन जो कानून का जो स्थान है, जो कोर्ट कचहरी है, वो तो कानून से चलता है सर। वहां तो कानून के जो मानने वाले हैं, जो कानून के निर्माता हैं, बाबा साहब भारत के संविधान के निर्माता है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में उनकी मूर्ति लगी हुई है, खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनको अनावरण किया है। अभी के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब ने वहां जाकर अपने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब नहीं होते तो हम किसी भी कीमत पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाते। एक छोटे से परिवार में जन्म लेकर, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में जन्म लेकर, उस समाज में जन्म लेकर जिनको अछूत बनाया गया, जिनके साथ आज भी भेदभाव होता है, वहां से चीफ जस्टिस का वो रास्ता सफर करते हैं।
बाबा साहब का संविधान है इसलिए आप वकील हैं वकील साहब। बाबा साहब का संविधान है इसलिए प्रधानमंत्री, एक चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री है। नहीं तो मनुस्मृति था और जब मनुवाद था तो चाय वाले का बेटा नहीं बन सकता था प्रधानमंत्री। जो एमपी के मुख्यमंत्री हैं यादव जी, वो भी अगर मनुस्मृति होता तो वो मवेशी पाल रहे होते, सेवा करते, वो मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाते। ये तो बाबा साहब के संविधान की देन है कि सबको शिक्षा, सबको बराबर का अधिकार, सबको लोकतांत्रिक अधिकार। इस देश की महामहिम राष्ट्रपति एक महिला है, उस पर भी आदिवासी। अगर बाबा साहब का संविधान न होता तो वो राष्ट्रपति नहीं बन पाती। मंदिर तो तब भी था 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उससे पहले मंदिर था, उससे पहले भगवान राम थे कि मूर्तियां लगी हुई थी सब जगह। लेकिन कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था। कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान जज, बैरिस्टर नहीं बन सकता था। सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन सकता था। खुद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जबलपुर बेंच में कैद साहब जो एससी समाज से आते हैं वो जज नहीं बन सकते थे। इसलिए बाबा साहब की मूर्ति जरूरी है ताकि इस देश की महिलाओं को, इस देश के शोषित वंचित समाज को और इस देश के हर नागरिक को पता चले कि हमारा अधिकार सुरक्षित है। हमारे खिलाफ अत्याचार होगा तो कोर्ट है। इसलिए बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए और इसलिए हम बाबा साहब के पक्ष में हैं क्योंकि वो समानता के प्रतीक हैं, वो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के प्रतीक हैं। इस देश में आपकी आस्था कोई भी हो, भारत का संविधान, बाबा साहब का लिखा संविधान ही आपकी आस्था की सुरक्षा करता है। अयोध्या में उसी आस्था के दम पर नहीं, कानून सम्मत फैसले के बाद आपकी मंदिर बनी है। और इस देश में आपकी आस्था राम में हो या बुद्ध में हो, कबीर में हो या रविदास में हो, चर्च में हो या गुरुद्वारे में हो, सबकी सुरक्षा संविधान करता है। इसीलिए बाबा साहब को हम मूर्ति लगनी चाहिए। खैर, तमाम विरोधों के बावजूद चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि वो जाएंगे और इस संवैधानिक फैसले को लागू करवाएंगे। बाबा साहब की मूर्ति लगने का फैसला संवैधानिक है और ये संविधान ने दिया है। तीसरी जो बड़ी खबर बीएसपी से आ रही है, बिहार में चुनाव है। आज दिल्ली में बीएसपी की बड़ी बैठक हुई और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने फिर से पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी आकाश आनंद जी को दी है। आकाश आनंद जी युवा हैं। हाल के दिनों में कुछ विवाद था, पारिवारिक विवाद था, जिसके बाद आकाश आनंद जी को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था, सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था। आज फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि पार्टी में वो अब नेशनल कोऑर्डिनेटर रहेंगे। बिहार चुनाव के लिए उनको स्टार प्रचारक बनाया गया है। उस लिहाज से देखें तो बीएसपी ने अपने बिहार में पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। उनके जो एकमात्र सांसद हैं रामजी गौतम, वो लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। बिहार में जो अनिल कुमार चौधरी हैं वो लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, पार्टी के मजबूत नेता हैं, मैदानकर हैं। अब आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो ये बड़ी खबर है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो बिहार में मैं घूम रहा हूं लगातार। जो बीएसपी के समर्थक है वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आज के समय में बिहार, यूपी जैसे राज्यों में बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती है। आज के समय में कोई भी पार्टी यूपी बिहार में, सोचिए बीजेपी गठबंधन में है, आरजेडी गठबंधन में है, कांग्रेस गठबंधन में है। तो सवाल है कि क्या यहाँ चिराग पासवान की पार्टी गठबंधन में है, मांझी जी की पार्टी गठबंधन में, क्या अकेले बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है? क्या चंद्रशेखर आजाद अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं? और क्या गठबंधन के लिए ये अच्छा रहेगा या क्या अकेले भी चुनाव लड़ लेंगे? लेकिन मैं चाहता हूं कि ये पार्टियां आज जो सोशल जस्टिस का नारा है, देखिए जब कांग्रेस सत्ता में थी तब सामाजिक न्याय की बात सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू जैसी पार्टियां करती थी और कांग्रेस से भी लड़ा गया। उसके बाद आज धर्म के रथ पर सवार होकर बीजेपी सत्ता में आई है। अब कांग्रेस सामाजिक न्याय की बात करे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली असली पार्टियां बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां रही हैं, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू। लेकिन हाल के दिनों में इन पार्टियों ने जिस तरह से जो भी कहिए, अखिलेश यादव थे, उन्होंने सोशल जस्टिस छोड़ दिया था, वो प्रोग्रेसिव बैकवर्ड बन रहे थे, अब वो आ गए हैं घुटनों पर और उन्होंने पीडीए का ऐलान किया। पिछले दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया और वो पिछली बार 37 सीट जीत गए हैं। आरजेडी जो A to Z कर रही थी वो भी अब सामाजिक न्याय की बात करने लगी है। कांग्रेस जो 60 साल सत्ता में रही, जिसने सामाजिक न्याय को बहुत मजबूती से नहीं लागू किया, अब वो सामाजिक न्याय पर सबसे मुखर आवाज बन रही है।
जेडीयू अब बीजेपी के साथ गठबंधन में जाकर सामाजिक न्याय की बात भूल चुकी है, ये भी बात है। अनुप्रिया पटेल हो, निषाद हो, राजभर हो, बीजेपी के साथ रहकर, जैसे पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस के साथ रहकर आप सामाजिक न्याय नहीं कर सकते थे, उसी तरह से आज के समय में बीजेपी के साथ रहकर आप सामाजिक न्याय तो नहीं कर सकते हैं, ये साफ है। लेकिन कांग्रेस जो है वो सामाजिक न्याय का अब नारा दे रही है, देखते हैं क्या होता है। बीजेपी ने इस तरह से कभी नारा नहीं दिया था, बीजेपी हमेशा धर्म के नाम पर सत्ता में आई। कांग्रेस सामाजिक न्याय का नारा दे रही है, तो क्या तमाम बहुजन दलों को कांग्रेस के साथ आना चाहिए, एक बड़ा गठबंधन बनना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस भी गठबंधन के बगैर कुछ नहीं कर सकती है, तो क्या तमाम जो बहुजन समाज की पार्टियां उनको कांग्रेस के साथ गठबंधन में आना चाहिए? और क्या मैं बीएसपी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि वो सामाजिक न्याय की पक्षधर पार्टी है। बीएसपी का कार्यकर्ता, बीएसपी का नेता सामाजिक न्याय से लबरेज रहता है और पार्टी कहीं ना कहीं हाशिए पर गई है, इसलिए क्योंकि उसने सर्वजन से, बहुजन से सर्वजन हुआ। तो क्या बीएसपी को हार्डकोर तरीके से अब बहुजन एजेंडे पर आना चाहिए, सामाजिक न्याय पर आना चाहिए और सर्वजन से बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय पर आना चाहिए? क्या उसे गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, या क्या बीएसपी अकेले अपने दम पर सीट जीत सकती है? ये सवाल है। आप अपनी राय हमें लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।